हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएश पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो 6 की हम कंप्लीट कर चुके हैं, 7th की कंप्लीट कर चुके हैं, 8 की कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपनी क्लास 9th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें और ये जो भी हमारे 6 में जो पढ़े, हम 7th में जो पढ़े, 8 में जो पढ़े, अब 9 क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको देख के समझ में आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट, जितने भी ये चैप्टर हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पूरा अच्छे से अपना माइंड कंसंट्रेट करिएगा, देन उसके बाद ही इसको सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत भी आप इधर उधर ऐसा वैसा करते हैं तो समझ में नहीं आएगा और एक भी पॉइंट मिस हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे यदि एक एक कंसेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं एक बार तो आप पढ़ेंगे ही। और आपको सबसे अच्छा आइडिया यदि मैं बताऊं पढ़ने का, तो आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले यहाँ पे हमको करना है कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ कोई भी चीज़ तो आप लोग पढ़ के आया करिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम क्लास 9th की एनसीईआरटी हमारी अब स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपको चाहे आप ईमोट से पढ़िए या कि आपको यदि हार्ड है आपके पास, हार्ड कॉपी में, तो यानी बुक है आपके पास, तो उससे आप पढ़िए किसी भी तरीके से। मतलब इसको जो भी चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला होता है तो उसको आप लोग यदि एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार मेरे से सुन लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यानी 2 से 3 बार आपकी रीडिंग लग जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा कि आपको वो चीज़ें सारी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अपने विषय सूची की, बात करें कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है पूरे क्लास 9th की एनसीईआरटी में, यहाँ पे पहला अध्याय हमारा है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ठीक है, समकालीन विश्व में हम लोकतंत्र की बात करेंगे, यानी पूरे विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश है उन सभी के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे कि किस किस तरीके का वहाँ जो भी मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस तरीके की ही है, और उससे कंपेयर करने की ये पढ़ने का मतलब पहला चैप्टर इसीलिए दिया गया है ताकि हम पढ़ें, देन उसके बाद इंडिया की भी कंपेयर करें। ठीक है, कि क्या पीछे है, क्या आगे है, क्या कैसे है, सारी प्रोसेस समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा अध्याय हमारा है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, यानी कि जो हमारा ये डेमोक्रेसी है वो क्या है, क्यों है, इसके बारे में समझेंगे। देन उसके बाद आता है संविधान का निर्माण। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने जो कल वीडियो बनाया, संडे स्पेशल का जो वीडियो था, आई होप स्ट्रेटजी से रिलेटेड था और आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, और जिन्होंने भी नहीं देखा है तो उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग पहले देख लीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो गलतियाँ कर रहे हैं आप लोग, पहले उनको सुधार लें। ठीक है, तो पढ़ते सब हैं, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और जो सही तरीका आजमाता है वही सिलेक्टेड पर्सन होता है। इसलिए क्या करना है, हमको सही तरीका आजमाना है, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए, ना कि हमको कुछ और चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा पहले वो वीडियो, हालांकि 1 घंटे का है, बट आप अच्छे तरीके से उसको यदि थोड़ा फास्ट वे में देखना है तो उसकी स्पीड आप 1.5 कर सकते हैं या कि 1.25 करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और पूरा आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना कैसे, और मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको सिलेबस रटना है। ठीक है, अब संविधान का निर्माण है, आप पॉलिटी का सिलेबस जैसे ही खोलोगे, यानी कि हम बात करें जीएस पेपर सेकंड का, तो जब हम उसमें खोलते हैं तो संविधान निर्माण सिलेबस में है हमारे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे निर्माण होता है उसके बारे में क्या कैसे है, सारी प्रोसेस हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी ये पॉलिटी का यदि मैं जीएस पेपर सेकंड की बात करूँ तो फर्स्ट यूनिट ही है, उसमें क्या है, भारतीय संविधान, ये सिलेबस की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप देखिएगा यदि आपके पास सभी हो तो वहाँ पे सिलेबस में ये पहला ही पॉइंट है कि भारतीय संविधान हमारा। देन ऐतिहासिक आधार उसके क्या क्या थे, उसकी मतलब विकास क्या क्या था। ठीक है, विशेषताएं क्या क्या थी, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ठीक है, तो जब संविधान का निर्माण होगा तो वहाँ यहाँ पे हम सारी बातें समझेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, उसके ऐतिहासिक आधार क्या क्या थे, विकास क्या था, विशेषताएं क्या क्या थी, संशोधन क्या क्या हुए महत्वपूर्ण जो भी हैं, और उसकी बुनियादी संरचना जो भी है, वो सारी बातें हम समझेंगे। ये सिलेबस की हमारी फर्स्ट यूनिट है।
ठीक है। और इस तरह आपको भी अटैच करके चलना है। ये जीएस पेपर सेकंड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी का आपको पता है कि पेपर जो होता है वो जीएस पेपर सेकंड का ही होता है। तो यहाँ पे ये आपको सिलेबस में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं चुनावी राजनीति के बारे में। तो चुनावी राजनीति के बारे में यदि यहाँ पे देखें हम लोग, तो क्या कैसे होती है, जो भी आचार संहिता वगैरह लगते हैं वो सारी बातें हम लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। और आप सिलेबस में देखेंगे वहाँ भी आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से दिखाई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप लोग सिलेबस रट लीजिएगा। उसके बाद आता है संस्थाओं का कामकाज, ठीक है। तो संस्थाओं का कामकाज की यदि हम बात करें तो ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो ये सिलेबस में दिया गया है संस्थाओं का कामकाज की, जैसे मतलब कुछ सरकारी संस्थाएं होती हैं, कुछ गैर सरकारी होते, कुछ स्वयं सहायता समूह होते हैं। तो ये जो कुछ दान करते होते हैं, कुछ मतलब कि लोगों के परोपकार के लिए संस्थाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में भी हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकतांत्रिक अधिकार। तो यहाँ पे ये जो मैं संस्थाओं के कामकाज की बात कर रही थी, यूनिट 11 में आपको जीएस पेपर सेकंड में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि विकास प्रक्रिया जो सिलेबस में हमारे दिया गया है। तो यदि हम बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि बात करें तो विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, संस्थाओं का जो भी कामकाज है, तो इसी से रिलेटेड है, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक अधिकार। तो यहाँ पे भी हम इसको डिटेल से समझने वाले हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या है। आपको पता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा हमारा क्या होता है, लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। हालांकि यहाँ पे 6 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन एक चैप्टर हालांकि जितना हम 7th 8th में पढ़े हैं उनसे काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चैप्टर के लिए मुझे अब पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है यहाँ पे, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग बेहतर जितना भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ी लॉन्ग है। तो इसलिए धैर्य बना के रखना है, क्योंकि पूरा ख़त्म करना और ऐसे नहीं ख़त्म करना। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम कोई फालतू चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमको बेहतर तरीके से इसको पढ़ना है, देन पढ़ने के साथ साथ हमको इसको समझना भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पहले अध्याय की। यदि स्टार्टिंग करें तो समकालीन विश्व में लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम तो पूरे विश्व के लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे यदि हम परिचय की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो जो ये किताब है, यानी कि ये जो बुक है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और पहले अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 9 वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया से ज़्यादा देशों में फैलता गया है, ठीक है। यानी कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे अभी हम समझेंगे सारे कंसेप्ट जो भी लिखे हुए हैं कि पिछले 100 है, तो 100 वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलता गया है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड में बात करें जितने भी इंडिपेंडेंस देश हैं, तो वहाँ पे या कि कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर देशों में यानी आधे से अधिक देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। यानी कि अभी हम पूरा समझेंगे कि भारत का तो समझेंगे ही, पहले भी अभी हम कुछ थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमारी समझ बिल्कुल डल हो गई, क्योंकि अभी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप कि आपकी समझ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गई होगी। तो हम इंडिया के बारे में तो हालांकि काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, अब विश्व का समझेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे कि चाहे वो हमारे देश का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी इतना आसानी से कुछ होता नहीं है, ठीक है। चाहे वो लोकतंत्र की बात हो चाहे फिर वो किसी की भी बात हो, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसका फैलाव कैसे हुआ। तो इसके बारे में समझेंगे कि ये बहुत सरलता से नहीं हुआ है और एक जैसा रूप नहीं है, ठीक है। विभिन्न देशों में इसने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है।
ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज लोकतंत्र है तो बना ही रहेगा लोकतंत्र, आज भी कहीं ना कहीं संदेह बना ही रहता है। और उसके बाद है कि इस अध्याय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने बिगड़ने की अलग अलग कहानियां दी गई हैं। ये उदाहरण आपको यह बताएंगे कि लोकतांत्रिक शासन के होने और ना होने में, मतलब ना होने के क्या अर्थ हैं। हम लोकतंत्र के विस्तार की इस प्रवृत्ति को नक्शे के माध्यम से दिखाने के बाद एक संक्षिप्त इतिहास दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो बुक राइटर हैं वो अपना बता रहे हैं कि इस क्लास के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, देन वो जो चीज़ें पढ़ना है उसको समझना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे नक्शे के यानी कि मैप के माध्यम से पहले समझेंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री दी गई है तो उसको डिटेल से समझेंगे। और इस अध्याय में एक ही देश के लोकतंत्र के काम काज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अध्याय के आखिर में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक हैं या नहीं है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो उन्होंने बताया कि हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों का परीक्षण किया है और इससे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो चैप्टर है पढ़ने का मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ विदेश के बारे में या कि अदर कंट्रीज के बारे में, उनके जो भी डेमोक्रेसी व्यवस्था है उनकी, तो वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको जानने के बाद यहाँ से कंपेयर करना इम्पोर्टेंट है कि हम किस डायरेक्शन पे हैं। ठीक है, तो हमको उस तरीके से यहाँ पे वो सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी, अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से किधर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। तो वो जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से तभी जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या समझ, मतलब क्या क्या समझाया गया है और क्या क्या हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर जो है बहुत ही लॉन्ग है और काफ़ी टाइम इसमें लगेगा पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है तो इसको 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ाएं और पढ़ा के निकल जाएं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ और हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग लगे, समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो। हालांकि मैं बोरिंग होने नहीं दूंगी, बट हो सकता है कि लगे। तो आप लोग उससे पहले, मेरे पढ़ाने से पहले ही आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप पहले से ही पढ़ के आएंगे। ठीक है, वो जो भी हम पढ़ाने वाले होंगे उसको आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारी डेली की प्रोसेस होती है कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी शब्दावली पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको लिखना है, लिखने से पीछा नहीं छोड़ना है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी नोट्स और पेन ले लीजिए अपने हाथ में, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको नोट करने हैं अभी के अभी। ठीक है, और यहाँ पे यकीन मानिए यदि आप रिवाइज कर रहे होंगे, हालांकि तो मैं देख नहीं रही हूँ ना तो चेक कर पा रही हूँ, बट इतना मान रही हूँ कि आप लोग बड़ी ईमानदारी से कर रहे होंगे, अपने प्रति काफ़ी ईमानदार होंगे, तो रिवाइज अच्छे तरीके से रेगुलर तरीके से कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा जो भी ये शब्दकोश हैं वो कंप्लीट हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनमत संग्रह के बारे में। पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, जनमत संग्रह। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा और ज़रा आप अपने से पूछिए क्या इसका मीनिंग आपको पता था कि जनमत संग्रह मीन्स क्या होता है। तो जनमत संग्रह जिनको पता है उनके लिए वेरी गुड, बट जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जनमत संग्रह की यदि हम बात करें तो जनमत संग्रह आपको ये लिखना है कि सभी संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह जो है वो सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रख कर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जनमत संग्रह का मतलब क्या हुआ आपको पता था जब आपने पॉलिटी, जब अभी हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, और हिस्ट्री में भी ये कुछ चैप्टर आते हैं वहाँ पे देखेंगे कि जब हमारे भारत का संविधान बनता है, यानी भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं, तो आपको पता था कि उसमें क्या किया जाता है कि वहाँ पे मतलब बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भारत और पाकिस्तान में जो देसी रियासतें हैं,
ठीक है। तो उन देसी रियासतों में से जो भी यदि पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल जाएं, जो भारत में मिलना चाहती हैं वो भारत में मिल जाएं, और जो स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो वो क्या करें, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के जो मतलब वहाँ के राजा थे हरी सिंह, शायद आई थिंक हरी सिंह ही थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमें स्वतंत्र रहना है। ठीक है। तो 3 ऐसी रियासतें थी, तो उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। तो एक रियासतों को तो सैनिक बल के द्वारा, एक को जनमत संग्रह के द्वारा क्या कर लिया गया था, शायद हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर था। ठीक है। मुझे क्लियर नाम नहीं याद रहा, मैं आपको कल अच्छे तरीके से उसको, हालांकि चैप्टर में आने वाला है, उसको मैं डिटेल से और समझा दूंगी। तो वहाँ पे यही शायद 3 रियासतें थी। और आप लोगों के लिए भाई यदि याद आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा इसमें कि क्या क्या है। ठीक है। 3 रियासतें थी, इतना मुझे है कि हाँ 3 रियासतें थी, उसमें जम्मू कश्मीर भी थी। तो इसमें से एक रियासत को, शायद हैदराबाद को या जूनागढ़ को, इनमें से एक रियासत को क्या किया गया था, जनमत संग्रह के द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया था भारत में। ठीक है। तो एक को तो जनमत संग्रह के द्वारा, एक को सैन्य बल के द्वारा, और एक को जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा क्या किया गया था, शामिल किया गया था भारत में। ठीक है। तो यहाँ पे अब जनमत संग्रह का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे चुनाव नहीं करो, मतलब कि वोटिंग वगैरह, बस ये है कि आपने कोई प्रस्ताव रखा जनता के सामने और उनका जवाब हाँ या ना में लेना है हमको। ठीक है। तो जैसे भी हम स्कूल में क्लास मॉनिटर चुनते हैं, वहाँ पे बोल दिए कि भैया ये व्यक्ति यहाँ के क्लास मॉनिटर बनने, मतलब इनको यदि बनाया जाए, ठीक है, सपोज XYZ जो भी है, कि यक्स को क्लास का मॉनिटर बनाया जाए या CR बनाया जाए, तो वहाँ पे कितने बच्चे आप इनसे सहमत हो। थोड़ा इसको डिटेल से समझिएगा कि क्लास में क्या होता है, शायद आप में भी आप में से भी कोई यदि रहे होंगे तो उनको पता होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए यक्स कोई आपके क्लास का लड़का है या लड़की है, इनको क्या किया जा रहा है, सर के द्वारा बोला जा रहा है कि इनको क्या बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। क्या आप लोग सहमत हैं? तो आप वहाँ पे कहेंगे कि जितने लोग सहमत हो वो हैंड अप करें। ठीक है, हाथ ऊपर उठाएं। तो अब यहाँ पे आप जितने लोग सहमत होंगे तो हाथ ऊपर उठाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने लोग सहमत नहीं हैं, यानी कि हाँ और ना में जवाब मिल जाएगा कि यदि ज़्यादा संख्या में सहमत हैं। और यही हुआ था कि यदि भारत में शामिल होना है तो ज़्यादा लोगों की मंजूरी थी कि हाँ हम भारत में मिलना चाहते हैं, उसको भारत में उस हिसाब से मिला लिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे जनमत संग्रह का मतलब क्या हुआ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और यदि हम बात करें तो ये चुनाव क्या लिखा गया है यहाँ पे कि लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है। तो हाँ या ना में जवाब लेने वाला, सीधे प्रत्यक्ष रूप से हम हाँ या ना में, कोई वोटिंग वगैरह नहीं करवानी हमको कि आप उसका बैलेट पेपर लें, वोट करें वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। बस जनता से आप परामर्श लो हाँ या ना में, और उसके बाद हम क्या हो जाएंगे कि वहाँ के मतलब उसको जो भी जिसमें ज़्यादा पब्लिक होगी जिधर उधर की तरफ उसका संग्रह हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बात की गई है कि यह नए संविधान, ठीक है, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। यानी सपोज यहाँ पे यदि बोला जाए कि नया संविधान बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए, तो उसके लिए कोई वोटिंग पोल तो थोड़ी ना बैठाया जाएगा कि वहाँ पे अब वहाँ पे बताया जाए कि अब वोटिंग होने वाली, भैया ऑल ओवर इंडिया के सब शामिल हो जाओ वोटिंग के लिए। वहाँ पे सिर्फ जनमत संग्रह कराया जाएगा कि चलिए नया संविधान बनाना है, उसके लिए कितने लोग सहमत हैं, इस संविधान से खुश नहीं है, किनको नहीं सहमति है, उस हिसाब से कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कोई नया कानून बनाना है तो जो भी संसद वगैरह में होता है वो भी संग्रह के द्वारा ही होता है। ठीक है, उनका संग्रह होता है। और जनमत का मतलब होता है कि पूरी जनता जब शामिल होती है उस हिसाब से उसमें काम किया जाता है। तो जनमत संग्रह ये होता है। अभी ये वर्ड आने वाले हैं, इसलिए इन सबको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा किसका क्या मतलब होता है। उसके बाद आता है तख्ता पलट। ठीक है, बड़ा अटपटा शब्द है तख्ता पलट, यानी कि उसका तख्ता पलट गया। अब इसको आप लिखेंगे, हेडिंग करेंगे पहले तख्ता पलट, देन उसके बाद डैश करके लिखेंगे कि किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी, यानी कि किसी सरकार को, किसी भी सरकार को, ठीक है, जैसे आपके स्टेट में किसी की सरकार चल रही हो, चाहे जैसे यदि हम बात करें तो MP में BJP की सरकार चल रही है, यदि UP में बात करें तो BJP की सरकार चल रही है, ठीक है, सेंटर पे बात करें तो BJP की सरकार चल रही है, अदर जो भी राजस्थान वगैरह है कांग्रेस की सरकार चल रही है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि गैर कानूनी,
ठीक है, लीगल तरीके से नहीं, इल्लीगल तरीके से, यानी कि गैर कानूनी ढंग से अचानक, मतलब बिना कोई सूचना वूचना के वहाँ पे क्या करना है, अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि जब कानूनी तरीके से करेंगे तो ये हिंसक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से भी काम करने के बहुत से, जरूरी नहीं कि हम किसी की हत्या करके ही वो काम करें, और भी कई सारे पैतरे होते हैं, उस हिसाब से उनका क्या किया जा सकता है, सरकार गिराई जा सकती है, और इसे ही हम कहते हैं तख्ता पलट। यानी रातों रात उसका तख्ता पलट हो गया, यानी सरकार किसी और की थी, सरकार किसी और की आ गई, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा मजदूर, इस यानी कि बात करें तो मजदूर संघ है, और इसमें क्या बात की गई है कि मजदूरी करने वालों को अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन, यानी कि ये लोग, अभी हम क्लास 8 में अच्छे तरीके से मजदूरों के बारे में पढ़े भी हैं कि उनका यूनियन होता है, उनका जो मजदूर यूनियन होता है वो उसमें क्या किया जाता है कि वो लोग अपना संगठन वगैरह बनाते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बात किया गया है। देन उसके बाद है साम्यवादी शासन। अब ये साम्यवादी शासन का मतलब क्या होता है कि साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता में रखे, मतलब सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, तो ये साम्यवादी शासन आपने बहुत सुना होगा, कम्युनिस्ट गवर्नर या गवर्नमेंट चल रही है, हमारी सरकार है, जो कुछ भी है। तो अब इसमें होता क्या है, तो साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, राज्य की बात करें यदि हम, तो राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है, यानी कि यहाँ पे जिसका भी शासन होगा बस वही रहेगा, किसी अन्य पार्टी को इसमें इजाज़त नहीं दी जाती है, और ये है साम्यवादी शासन। ठीक है, उसके बाद आता है राजनीतिक बंदी। अब राजनीतिक बंदी का मतलब क्या है, इसमें बात की गई है कि जेल में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, यदि आपको याद आ रहा हो तो वेरी गुड, क्योंकि यदि आप लोग करंट अब मतलब हमेशा अपडेट रहते होंगे करंट अफेयर से, तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अभी मैंने बात की, थोड़ा मैं इसको पे एक बार लिखवा देती हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, थोड़ा दिमाग में सोचिएगा, मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है तो आपके माइंड में अब तो आ जाना चाहिए कि क्या है ये राजनीतिक बंदी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जेल में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती हो। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे उनको क्या किया जाता है, कैद में रख लिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा है जो कि वहाँ की यदि हम बात करें तो वहाँ के कुछ लीडर जो थे, मुख्यमंत्री वगैरह, तो उनको क्या किया गया था, अभी 2-3 दिन पहले ही उनको जेल से रिहा किया गया। ठीक है, नज़रबंद करके, जब जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटने वाला था, 5 अगस्त को जब इसका अमेंडमेंट पास किया जा रहा था, उस टाइम पे इनको क्या किया गया था कि सबसे पहले तो वहाँ धारा 144 लग गई थी। धारा 144 का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक लोग मार्शल लॉ, यानी 2 या 2 से अधिक लोग एक जगह बैठ के बात नहीं कर सकते हो, वहाँ पे सीधे तौर पे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठा सकते हो, कोई आंदोलन नहीं कर सकते हो, मतलब आप सिंगल जा रहे हो बेटर है, पर 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ आप नहीं रह सकते हो, ये आर्टिकल 144 कहता है। ठीक है, और तो वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा वगैरह भी पूरी सब कुछ बंद करा दी गई थी। हालांकि अभी भी 4G इंटरनेट, आप यदि कल परसों का द हिंदू पढ़ा होगा तो वहाँ पे अभी भी ये है, आर्टिकल में आया था कि उसमें क्या किया गया है कि अभी भी वहाँ पे जो 4G कनेक्शन है इंटरनेट का, वो अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाया बेहतर तरीके से।
ठीक है, वहाँ के हालाँकि काफ़ी सारे, जैसे अब आप मुझसे कनेक्टेड हैं इंटरनेट नेट के थ्रू ही हैं, ठीक है? तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जबकि कोविड-19 के चलते। तो अब हालाँकि करने की बात की जा रही है, बट अभी तक ऐसा कुछ वो नहीं है, पहले बंद कर दिया गया था जो, वो सर्विसेज़ कहीं न कहीं अभी भी बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है? 4G तो बिल्कुल भी नहीं चलता वहाँ पे अभी प्रेज़ेंट टाइम में। और इनको क्या किया गया था कि 14 मंथ तक के महबूबा मुफ्ती को, और भी कुछ जो वहाँ के थे, यानी महबूबा मुफ्ती जो थी, वो वहाँ की क्या थी, मुख्यमंत्री थी, ठीक है? तो और भी कुछ 3-4 लोग थे जिनको अभी तक, कुछ को तो पहले ही रिहा कर दिया गया था, और जितने भी लोग थे, ऐसे नहीं कि वहाँ की मुख्यमंत्री बस को। आपको पता होगा कि जितने भी लोग, कम से कम नहीं तो 300-400 लोगों को क्या किया गया था कि कैद में रखा गया था, नज़रबंद किया गया था। जिनसे लगता था कि ये खतरा इनकी बात से, इनके विचारों से, इनके बोलने काम-काज से, तो हमारे शासन को जो भी वो नियम कानून बना रहे हैं, यानी आर्टिकल 370 खत्म कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं खतरा हो सकता है। और अमेंडमेंट पास होने से पहले ही उन्होंने क्या किया कि बिल पास होने से पहले ही उनको नज़रबंदी पूरा जम्मू-कश्मीर में कर दिया गया था। ठीक है? तो वहाँ पे उनको पूरे तरीके से बढ़ा-चढ़ा के उसमें एक्शन लेके कि ऐसा-वैसा सब करके कि खतरा है, ये वो उनको सीधे जेल में डाल दिया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछे-आछे। और ये हमारे कानून में है कि जिनसे हमको लगता है कि हमारे शासन को खतरा होने वाला है, उनके लिए ये कानून बनाया गया। ये है हमारी राजनैतिक बंदी। और ये जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, जहाँ पे हाल फिलहाल में ये घटनाएं घटी हैं, और आपको इससे बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित भी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में क्या होता है कि सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, यानी कि सेना द्वारा, ठीक है, कि क्या करना, आर्मी द्वारा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे एवं कानून, इसे हम कहते हैं मार्शल लॉ। उसके बाद आता है हड़ताल। हड़ताल में क्या होता है कि कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग के पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हड़ताल जो होता है वो किस लिए, आपको बेहतर तरीके से पता होगा, हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग भले ही ना पता हो, हड़ताल का नाम सुनते ही कुछ भी मतलब भूख हड़ताल। और यदि कि हम बात करें चक्का जाम हड़ताल, जो भी होता है हड़ताल, मतलब आप कॉलेज में भी करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, रिजल्ट बेहतर नहीं आया तो वहाँ पे सीधे कि हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। और तो इसमें यदि हम एक बात करें, किताबी भाषा में बात करें, तो कुछ शिकायतों के चलते या हमारी मांग पूरी ना होने तक क्या होता है कि मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना, ठीक है, आज हड़ताल पे हैं। यानी कि हमने उसमें क्लास 7th में ही हरमीत की मम्मी की कहानी पढ़ी थी कि वो हड़ताल पे चली गई थी कि यदि सारी औरतें हड़ताल पे एक दिन चले जाएं तो घर के मर्दों का क्या होगा। यानी कि वही बात की जा रही है कि सपोज आपके स्कूल में क्या हो रहा है, बेहतर रिजल्ट या कॉलेज में नहीं आ रहा, आपने हड़ताल कर दिया, सारे बच्चे, एक नहीं सारे बच्चे, एक के करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? एक पब्लिक सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो और वहाँ पे आप हड़ताल करके आप घर पे बैठे हो, तो खुद ही वो रिजाइन आपका सिग्नेचर विग्नेचर करके वो आपके घर में पहुँचा जाएगा बाय पोस्ट, ठीक है? तो एक के हड़ताल करने से नहीं होता। जब हम कहीं पब्लिक घर में यदि आपकी हड़ताल होता, हरमीत की मम्मी ने किया घर में किया, क्योंकि अब वो घर की राजा तो वही थी, तो उन्होंने घर में किया। लेकिन अब कहीं हमको पब्लिक प्लेस में जाके करना है तो हम अकेले करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? तो जब सारे बच्चे जैसे कॉलेज स्कूल में हैं या कहीं भी हैं, कोई मजदूर हैं, अब कहीं कारखाने की ही बात कर लीजिए, कोई कर्मचारी है, उन्होंने क्या किया, वेतन बढ़ा नहीं रहे, सीधे उन्होंने हड़ताल कर दिया कि अब वो हम काम पे ही नहीं जाएंगे, तुमको जो करना हो कर लो। अब जब सब इकट्ठा हो गए तो फिर उनको जो मालिक होते हैं उनको झुकना पड़ता है। लेकिन जब एक रहता है तो एक अकेला कहाँ तक करेगा, तो एक में कोई नहीं झुकता बल्कि उसे ही झुका दिया जाता है। तो जब इकट्ठे रहते हैं तभी क्या होता है, हड़ताल का रूप बनता है, ठीक है? अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ इसका अधिकार वैध है, यानी कि ये मान्य नहीं है कि आप इसको कर सकते हैं, या कि हम बात करें तो कहीं कहीं वैध है और कहीं कहीं अवैध है, ठीक है? कहीं कहीं मान्य है और कहीं कहीं नहीं भी है। उसके बाद है वीटो।
वीटो पावर आपने बहुत सुना होगा, अमेरिका को वीटो पावर प्राप्त है, चीन को वीटो, कुछ ऐसे 5 ही कंट्रियाँ हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, ठीक है। अब वीटो का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझते हैं। तो वीटो होता क्या है कि किसी व्यक्ति, एक एक पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है, यानी किसी एक प्रॉपर व्यक्ति, थोड़ा ये वर्ड को अच्छे तरीके से समझिएगा आप, ठीक है। वीटो का मतलब लिख लीजिए ये, हालांकि यहाँ ना लिखे होंगे चलेगा, लेकिन इसको आप लिखिए अभी अपनी नोट्स में। क्या है ये, या कि एनसीईआरटी की आपके पास बुक होगी तो वहाँ पे लिखा होगा। मैं नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रही हूँ कि जब आप रिवाइज करते हो तो 6 to 12 आप लेके नहीं बैठ सकते हो। जब हम प्री या मेंस के 10 दिन पहले रिवाइज करना होता है हमको, तो हम अपनी लाइब्रेरी खोल के नहीं बैठते हैं, थोड़ी 10 या 15 पेज की जो नोट्स होती है उसको लेके बैठते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये लिखवाने पर आपको जोर दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि वीटो यानी किसी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, पार्टी, ठीक है, कोई पार्टी या राष्ट्र को मिला, यानी किसी देश को, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, ठीक है। और पार्टी का मतलब क्या है कि जैसे चुनावी पार्टी आपको पता बहुत सारी होती हैं, बीजेपी की पार्टी, और भी अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टियां जो भी होती हैं उनकी, तो किसी विशेष पार्टी को या कि राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है, यानी कोई कानून है तो उसको क्या कर सकता है, अकेले वो रोक सकता है, ठीक है। वीटो किसी फैसले को रोकने को, यानी हम बात करें तो जो वीटो होता है वो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, यानी कि ये किसी भी फैसले को रोकने का असीमित, अनलिमिटेड है। यदि आपको लग रहा है जिसको भी वीटो पावर है तो वहाँ पे वो अनलिमिटेड आपको राइट्स देता है, ठीक है। उससे लागू कराना, मतलब कराने का नहीं। वीटो लातीनी भाषा का एक शब्द है, यानी कि जो वीटो है वो क्या है, लातीनी, ये एक लैंग्वेज है, उसका ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, यानी इसका अर्थ क्या होता है वीटो का, मैं मना करता हूँ। और ये एक लातीनी भाषा का शब्द है। हालांकि ये आपको ये याद भी नहीं रहता कि वीटो लातीनी भाषा का शब्द है, या कि मतलब इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है कि मैं मना करता हूँ और मैं मना करता हूँ। और इसमें वीटो किसको किसको मिल सकती है, इसमें वीटो मिल सकती है किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी राष्ट्र को। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, और अदर लोगों को नहीं, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को, किसी पार्टी को या किसी राष्ट्र को मिल सकती है, और उसमें वो जो भी कानून बन रहे हैं उनमें यदि असहमति दर्ज करता है तो फिर अब हम बोलते हैं कि चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया, मतलब बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, कोई कानून बनाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, और यदि लगता है कि ये जो जिनको वीटो पावर जिन कंट्रियों को मिला हुआ है और वो उनका मतलब उस कानून से सहमत नहीं कोई एक भी कंट्री, तो वो कानून फिर मान्य नहीं होगा जल्दी, ठीक है, क्योंकि उनको वीटो पावर मिला हुआ है। तो ये बात आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको आप बिल्कुल नोट करके और रट लेंगे, ठीक है। उसके बाद है उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है, किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, ठीक है। तो उपनिवेशवाद आपके सिलेबस में भी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पे क्या है कि किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र। समझ में आ गया आपको ये कि किसी भी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, उपनिवेश होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जितने भी वर्ड थे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो एक बार 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद आप इसको अपने जो भी नोट्स में लिखे हैं तो उसको थोड़ा बहुत रट लीजिएगा, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहते जिसमें ये जो एग्जाम्पल वगैरह दिए रहते हैं, तो बस इतना बस लिखिए कि तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, जन्म संग्रह का मतलब क्या होता है कि जनमतों का मिलना होता है, हाँ या नहीं में जवाब होता है, ठीक है। और उसके बाद वीटो, जैसे वीटो आ गया है या हड़ताल आ गया है, तो 2 से 3 वर्ड में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से, लेकिन ये है कि हमारी नज़र में ये पढ़ते रहना चाहिए 2 से 3 बार 4 बार कि ये आखिर है क्या चीज़, क्योंकि हम बहुत वीटो पावर, आपने बहुत सुना होगा वीटो पावर, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इसका अर्थ ना पता रहा हो कि वीटो क्या होता है,
ठीक है, तो वीटो का सीधे अर्थ आपको पता चल गया, मैं मना करता हूँ। देन उसके बाद क्या है कि किस किस को मिलेगा, तो किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र। सिर्फ ये 3 आपको पता होने चाहिए किसको किसको मिलेगा। और वो वैश्विक स्तर पर भी कुछ हो रहा, मना कर दे तो मैं, यानी मना कर दिए तो मना कर दिए, फिर कुछ होने वाला उसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि अनलिमिटेड उसको राइट्स वो देते हैं, तो यही है इसका पूरा मतलब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो, बस अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए।